हीट ट्रांसफर का मतलब है हीट यानी ऊष्मा का एक बॉडी या सब्सटेंस से दूसरी बॉडी में रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या इन सारे प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशंस के द्वारा होने वाला मूवमेंट। उदाहरण के लिए गैस की लॉ पर एक पैन में पानी गर्म करते समय हीट इन तीनों तरीकों से ट्रांसफर होती है। लॉ से हीट सभी डायरेक्शंस में रेडिएट होती है। बर्नर से मेटल के बने पैन तक हीट कंडक्शन द्वारा ट्रांसफर होती है। इस हीट ट्रांसफर के कारण ही कुछ समय बाद पैन का हैंडल भी गर्म हो जाता है। पानी कन्वेक्शन प्रोसेस से गर्म होता है, जो कि गर्म पानी के ऊपर उठने और ठंडे पानी के नीचे आने के कारण बनने वाला एक सर्कुलर मूवमेंट होता है। हीट ट्रांसफर को एक ऑब्जेक्ट के ठंडा होते समय भी देखा जा सकता है। यदि गर्म कॉफी का एक मग रसोई में एक टेबल पर रखा हो तो उसका तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि कॉफी अपनी हीट लूज करती रहती है। हीट एनर्जी मग से टेबल पर कंडक्शन के माध्यम से ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन से लिक्विड ऊपर उठता है और ठंडा होने पर वापस नीचे आता है, और रेडिएशन द्वारा हीट आसपास की हवा को ट्रांसफर होती है। एक लिक्विड की हीट को संरक्षित रखने और हीट ट्रांसफर को रोकने का एक तरीका है इसे थर्मस में रखें। लो कंडक्टिव मटेरियल्स और सिल्वर्ड सरफेस के साथ एक वैक्यूम चैम्बर का यूज करके आसपास के वातावरण में ट्रांसफर होने वाली हीट की मात्रा में काफी सुधार किया जा सकता है। थर्मस की सिल्वर्ड कांच की दीवारों के बीच एक वैक्यूम होता है। गर्म लिक्विड के केस में वैक्यूम में हीट ट्रांसफर के लिए जरूरी एयर मॉलिक्यूल्स की अनुपस्थिति के कारण कन्वेक्शन द्वारा बहुत कम हीट ट्रांसफर हो पाती है। वैक्यूम के ही कारण थर्मस की अंदरूनी और बाहरी दीवारों के बीच फिजिकल कांटेक्ट न होने की वजह से कंडक्शन द्वारा भी हीट ट्रांसफर बिल्कुल रुक जाता है। रेडिएशन से होने वाले हीट लॉस को सिल्वर्ड वॉल्स द्वारा रोका जाता है, जो रेडिएंट एनर्जी को वापस थर्मस में रिफ्लेक्ट करती है। ढक्कन और ग्लास के माध्यम से थोड़ी हीट कंडक्शन की संभावना तो रहती है, लेकिन ये भी काफी लिमिटेड होती है, क्योंकि वो काफी लो कंडक्टिव मटेरियल के बने होते हैं। इस तरह गर्म और ठंडे लिक्विड्स का तापमान सही थर्मस डिजाइन द्वारा मेंटेन किया जा सकता है, जो कि रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन द्वारा होने वाले एनर्जी ट्रांसफर को रोक सके। एक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा को उसकी हीट कैपेसिटी कहते हैं। पानी की हीट कैपेसिटी उसके फेज पर निर्भर करती है। सॉलिड बर्फ के रूप में पानी की हीट कैपेसिटी हर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 0.5 कैलोरीज पर ग्राम होती है। इसका मतलब है कि 1 ग्राम बर्फ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आधा कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी। लिक्विड पानी के लिए हीट कैपेसिटी हर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम होती है, यानी 1 ग्राम पानी के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच फेज चेंज होने के लिए एक निश्चित हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है। लिक्विड को सॉलिड और सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए आवश्यक एनर्जी की मात्रा को हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। 1 ग्राम बर्फ को पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार हीट ऑफ वेपराइजेशन एक लिक्विड को गैस में बदलने के लिए आवश्यक एनर्जी की मात्रा होती है। 1 ग्राम लिक्विड पानी को गैस में बदलने के लिए 540 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इन वैल्यूज से ये कैलकुलेट करना आसान हो जाता है कि 1 ग्राम बर्फ को एब्सोल्यूट जीरो से भाप यानी स्टीम में बदलने के लिए एग्जैक्टली कितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी। 1 ग्राम बर्फ को -273 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए 273 × 0.5 कैलोरीज पर ग्राम यानी 140 कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसके बाद 1 ग्राम बर्फ को लिक्विड पानी में बदलने के लिए 80 कैलोरी लगेगी। फिर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम की हीट कैपेसिटी के हिसाब से 100 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। फाइनली 1 ग्राम बॉइलिंग वाटर को भाप यानी स्टीम में बदलने के लिए अतिरिक्त 540 कैलोरी की आवश्यकता होगी। इन सभी वैल्यूज को एक साथ जोड़ने पर 860 कैलोरी बनती है, जो कि 1 ग्राम बर्फ को एब्सोल्यूट जीरो से स्टीम में बदलने के लिए आवश्यक हीट एनर्जी की मात्रा होगी।